बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर वेव। तो वेव क्या होती है? सबसे पहले देखो, वेव बेसिकली डिस्टरबेंस है। एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास पॉन्ड है, सपोज करो, ठीक है, रिवर या पॉन्ड ले लेते हैं। स्टिल वाटर था, उसमें आपने स्टोन उठाया तो पुक करके नीचे फेंक, है ना। जब आप उसमें फेंकोगे उसे तो आप देखोगे ऐसा पैटर्न बन जाएगा, बन जाता ना ऐसा पैटर्न। ये क्या बन रही है? ये वेव्स बन रही है। ये डिस्टरबेंस आई। किसमें डिस्टरबेंस आई? मीडियम में। जो मीडियम के पार्टिकल्स थे उसमें क्या आ गई? डिस्टरबेंस आ गई। तो वेव इज बेसिकली डिस्टरबेंस। मीडियम में जो डिस्टरबेंस आती है ना, उसे हम वेव बोलते हैं। क्लियर होगी ये चीज? तो यही यहां पे लिखा है, देखो, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस which is transferred from one part of medium to the next due to repeated periodic motion of medium particle about their mean position। अब इसका थोड़ा डीप मीनिंग समझो। पहले तो वही चीज की क्या है, ये डिस्टरबेंस है जो कैसे ट्रांसफर होती है? मीडियम से एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होगी थ्रू द पार्टिकल्स। मीडियम में पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ वो अगले वाले को डिस्टर्ब करेगा, अगला वाला अगले वाले को डिस्टर्ब करेगा। अब ये डिस्टर्ब करते कैसे? देखो, हमने पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, जैसे आपने ये पत्थर फेंका इसको बीच में, तो वो पार्टिकल जिसपे साथ वो स्ट्राइक करा वो डिस्टर्ब हो गया। वो पार्टिकल क्या करना शुरू हो जाएगा? वो पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। कौन सा मोशन करेगा? पीरियोडिक मोशन, जिसमें वो टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन करके आएगा, ऑसिलेशन करनी शुरू कर देगा। जब ये ऑसिलेट करेगा अगले पार्टिकल के साथ टकराएगा, वो भी क्या करना शुरू हो जाएगा? ऑसिलेट। फिर अगला ये वाला पार्टिकल अगले वाले के साथ टकराएगा, वो भी क्या करना शुरू हो जाएगा? ऑसिलेट। इसी तरह डिस्टर्बेंस फर्स्ट पार्टिकल से कहां जाती जाएगी? आगे आगे जाती जाएगी। इसी डिस्टर्बेंस को वेव बोलते हैं, जिसमें होता क्या बेसिकली, जिसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्लियर होगी ये चीज? तो वही चीज लिखी है, ड्यू टू द रिपीटेड, बार बार करेंगे। कौन सा मोशन होगा? पीरियोडिक मोशन होगा। किसका? मीडियम के पार्टिकल का अबाउट देयर मीन पोजीशन। द डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट। वही डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल से किधर जाएगी? दूसरे पार्टिकल तक जाएगी। सोन ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। अब यहां पे देखो, एनर्जी एंड मोमेंटम इज प्रोपोगेटेड अलोंग विद वेव मोशन विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। अब वेव में बच्चों एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर होगी, मोमेंटम ट्रांसफर होगा। एनर्जी देखो ट्रांसफर कैसे हुई? जैसे स्टोन को फेंका आपने, वो स्टोन की काइनेटिक एनर्जी किसको मिल गई? पहले मॉलिक्यूल को, वो मूव करना शुरू हो गया। उसने किसके साथ टकराया? वो दूसरे के साथ, दूसरा मूव करना शुरू हो गया। दूसरा किसके साथ टकराया? तीसरे के साथ। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसके साथ साथ मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है। क्या पार्टिकल ट्रांसफर हुआ? क्या पहला पार्टिकल खुद चला गया लास्ट में? नहीं गया, वो सिर्फ टकरा के दोबारा से वहीं पे क्या कर रहा था? वाइब्रेट। तो मैटर नहीं ट्रांसफर होता, सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये लाइन यहां पे लिखती है। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहां पे ये वही सेम, हमने स्टोन को बीच में फेंका था। अब यहां पे ये जो आपको दिखते हैं ना, इनको एडिस बोलते हैं। ये गोल गोल, ये एक्चुअल में है क्या? जब देखो आपने इसमें पत्थर को फेंका, तो जो वाटर पहले स्टेबल ऐसे था, वो वाटर कैसे मूव करना शुरू कर देगा? ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा ना, लाइक दिस। एक वेवी सा नेचर हो जाएगा उसका, ऐसे वेवी सा नेचर हो जाएगा, ऐसे इस तरह पानी ऐसे जाएगा ना। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां पे है, अगली बार क्या होएगा? ये वाला वाटर मॉलिक्यूल कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। एक बार देखो, ये पार्टिकल यहां था, अगला यहां था, उसके बाद ये यहां आ जाएगा, अगला कहां चला जाएगा? ऊपर। तभी तो वेव चलती दिखती है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे। ये बन रही है ना वेव हाथों की। दो चार और आ जाओ साथ में, वो भी वेव बनानी शुरू कर देंगे। चला अभिषेक साथ में, बस समझ लग गई? देखो, ये एक नीचे एक ऊपर, ये घूम रहा है ऐसे, ऐसे साथ वाले भी होंगे इस तरह। तो पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, वही पोजीशन पे, बस कर क्या रहा है? कभी ऊपर जा रहा है, कभी क्या जा रहा है? नीचे। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, जिसके कारण वेव आपको किधर दिख रही है? आगे की तरफ दिख रही है। अब देखो, जब आपने पत्थर फेंका पानी में, तो इस तरफ भी ऐसे वाइब्रेट होंगे ऊपर नीचे, इस तरफ भी ऐसे वाइब्रेट होंगे ऊपर नीचे, इस तरफ भी ऐसे वाइब्रेट होंगे ऊपर नीचे, इस तरफ भी ऐसे वाइब्रेट होंगे, चारों तरफ होंगे। तो जब पार्टिकल वाइब्रेट करते वक्त ऊपर होंगे, जो जो पार्टिकल ऊपर होंगे,
आप उनको ज्वाइन करोगे तो कौन सी शेप दिखेगी आपको? सर्कल। और वो सर्कल आपको कैसा दिखेगा? ऊपर की तरफ। जैसे यहां पे ये दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है ना आपको ऊपर की तरफ, ये वाला, दिस वन, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। और इसके जो ये अंदर है ये वाला, ये क्या है? नीचे की तरफ। ये कौन से पार्टिकल होंगे? जो नीचे होंगे। वो सारे पार्टिकल्स, जब वेव आगे जा रही है, ऐसे ऐसे वेव आगे जा रही है ना, पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो पार्टिकल टॉप के आपने ज्वाइन कर दिए सारे, वो ऊपर वाला बनाएगा ऐसे सर्कल, जो नीचे वाले होंगे वो नीचे वाला बनाएगा। तो वेव ऐसे चलती जाएगी। ये कौन सा पोजीशन होता है? क्रेस्ट। और ये वाली कौन सी होती है? ट्रफ। ये तो आप पढ़ के आए हो, ठीक है। सबसे ऊपर जाओगे जब तो क्रेस्ट, जाओगे तो ट्रफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेव। इन शॉर्ट, वेव में क्या है? पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, अपनी जगह में वाइब्रेट करेंगे और वेव कहां जाती जाएगी? आगे चलती जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव को पहले दो तरह कैटेगराइज किया गया, जिसमें एक है मैकेनिकल वेव और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स वो होंगी जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। मतलब मटेरियल मीडियम के बीच में पार्टिकल होने जरूरी है। अगर पार्टिकल नहीं होंगे तो ये वेव एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रेवल नहीं करेंगे। वो उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड कैसे ट्रेवल करती है? जब आप बोलते हो तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं। वो जाके किसको वाइब्रेट करते हैं? आपके कान के पर्दे को, एयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं, जिससे आपको सुनाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो साउंड वेव हो गया। और कौन सी होगी? वाटर वेव्स। अगर पानी ना होता तो स्टोन फेंकते, कुछ होता उससे? कुछ नहीं होता। उसके अलावा और कौन सी? सिस्मिक वेव्स। ये कौन सी होती है? सिस्मिक वेव्स, जब अर्थक्वेक आता है तो वेव्स आती है ना वहां पे भी, तो ये वो वाली वेव्स है, ठीक है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए मीडियम, इनको मीडियम चाहिए ही नहीं। इनमें एग्जांपल कौन सी आती है? जो लाइट वेव है ना, लाइट भी वेव नेचर की होती है, वो इस कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरे, गामा रे, फिर आपने रेडियो वेव्स पढ़ी है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी वेव्स, जो ये सारी कौन सी वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब नेक्स्ट देखिए, मैकेनिकल वेव्स आगे दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्स और नेक्स्ट होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली ये कैसे नाम रखा गया? इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, कि वेव में जो पार्टिकल है वो किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव नाम रखा है। ये किसकी टाइप? मैकेनिकल की, क्योंकि मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। पार्टिकल होंगे तभी वाइब्रेट करेंगे ना वो वाले पार्टिकल्स, इसीलिए ये है तो किसकी टाइप? किसकी टाइप? मैकेनिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? देखो, ये वो वेव है बच्चों जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है? अगर वेव इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल भी प्रोपोगेट ऐसे ही, मतलब पार्टिकल जो वाइब्रेट है वो ऐसे करेंगे, इस तरफ। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव किधर को दिखाई दे रही है जाते जाते? आगे की तरफ। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो यहां पे देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव इन गैसेज एंड लिक्विड, ठीक है। अब इसमें देखो, ये साउंड आई, जब साउंड नहीं थे ना, ये सारे पार्टिकल्स जो थे ये इक्वली स्पेस्ड थे, इनके बीच में गैप सेम सेम था। जब साउंड वेव आई तो होता क्या है? मीडियम में वाइब्रेशन होने के कारण कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? पास में आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ड्यूरिंग वाइब्रेशन एक टाइम ऐसा आएगा, ये पार्टिकल सारे इस तरफ इकट्ठे हैं, इस तरफ दूर है, इस तरफ इकट्ठे, इस तरफ क्या है? दूर। उसके बाद अगला टाइम आएगा, ये वाले क्या हो जाएंगे? दूर, ये वाले क्या हो जाएंगे? इकट्ठे, क्योंकि पार्टिकल क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं। अब ये जो इकट्ठे हुए हैं, इस रीजन को क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और ये वाले रीजन को क्या बोलते हो? रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं? मुंह में जबान, रेयरफेक्शन। ये ऐसे नहीं कि यहीं पे कंप्रेशन ही रहेगा, पक्का हो गया, ऐसा नहीं होगा, बदलते जाएंगे।
जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये भी एक वाइब्रेशन है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। यहां पे भी यही होगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, अगली बार यहां पे क्या आ जाएगा, रेयरफेक्शन, यहां पे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। ये वो रीजन है बच्चों जहां पे डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा, और ये वो रीजन है जहां पे डेंसिटी क्या हो गई, कम। क्लियर। अब इसको वेव में कैसे शो करते हैं, देखो कंप्रेशन वाले एरिया को ऐसे शो कर दिया ऊपर की तरफ, रेयरफेक्शन को कैसे शो कर दिया, नीचे की तरफ। फिर क्या आ गया, कंप्रेशन, फिर क्या आ गया, रेयरफेक्शन। ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। क्लियर होगी ये चीज, समझ लग गया। क्या है इसमें, पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिधर वेव जा रही है उधर ही क्या है, पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट एग्जांपल, स्प्रिंग में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती है, इसमें क्या है, मेरे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, स्लिंकी लंबा सा स्प्रिंग होता है। वो टॉय स्टोरी में एक कुत्ता नहीं होता था जिसके धड़ और अपना मुंह के बीच में स्प्रिंग होता है लंबा सा, वही वाला टॉय स्टोरी में। अब यहां पे एक स्प्रिंग है, इसको खींचा हुआ है, आप इसको ऐसे करोगे, देखो ऐसे, इस तरह, ये स्प्रिंग ऐसे खींचा हुआ था, एक तरफ से बंधा पकड़ा हुआ किसी ने, मान लो एक तरफ ये है, आपने इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, आपने इसको ऐसे करना है, पकड़ के इसको ऐसे करना है, तो वेव किधर जाएगी, आगे की तरफ। तो जब ये वेव आगे जाएगी ना, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये देखो यहां पे ये रीजन कंप्रेस्ड है एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि मैंने वेव ट्रेवल करवाई है। जैसे जैसे वेव ट्रेवल कर रही है, यहां पे कौन सा रीजन आ गया, यहां पे कंप्रेस्ड, फिर आगे जा रही है, ये स्ट्रेच हो गया, ये कंप्रेस, ये क्या हो गया, स्ट्रेच। तो जब ये वेव आगे जा रही है ना, तो स्प्रिंग कहीं जगह पे कंप्रेस हो जाएगा, कहीं जगह पे स्ट्रेच। ये जो कंप्रेशन वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन। ये वाला पार्ट क्या होगा, कंप्रेशन, नहीं सॉरी, ये वाला होगा कंप्रेशन, ये वाला होगा रेयरफेक्शन। क्लियर हो गया ये चीज। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव स्प्रिंग में जा रही है, तो कहीं जगह कंप्रेशन और कहीं जगह क्या हो रहा है, रेयरफेक्शन। और वाइब्रेट देखो, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है स्प्रिंग, और वेव भी किधर जा रही है, आगे की तरफ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इज इट क्लियर, समझ लग गया, नोट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांसवर्सल वेव। इसमें क्या होएगा, इसमें पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे और वेव किधर जाएगी, आगे की तरफ। क्लियर हुआ ये चीज, जैसे ये दिखाया था ना आपको ऐसे हाथों से, कि पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव किधर जाती दिख रही है हमें, आगे की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में, पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्सल वेव इज अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में सॉलिड्स में साउंड वेव जो है ट्रांसवर्सल भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। फ्लूइड्स और लिक्विड और गैसेस में तो लॉन्गिट्यूडनल ही है, पर अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में क्या होती है, वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है। एग्जांपल में स्प्रिंग के लिए दिखा दिया। अब स्प्रिंग को अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसी वाइब्रेशन होगी ये चीज। तो यहाँ पे एक लेडी बिना लातों की है ना, सही है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे कर दिया। अब ये जो पार्टिकल है स्प्रिंग के, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, सुन लो, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव किधर दिखाई दे रही है जाते हुए, आगे की तरफ। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एग्जांपल आ गई स्प्रिंग की। स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होती है। ये एक स्प्रिंग थी, अगर आप सिर्फ ऐसे करो, आपने ऐसे किया, बस नीचे की तरफ नहीं लेके गए, सिर्फ ऐसे, तो यही आएगी स्प्रिंग ऐसे। ये किधर जाती है, ये आगे की तरफ जाएगी। जब ये आगे जा रही है तो हो क्या रहा है, अभी ये वाले पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहे हैं, ये वाले पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएंगे, अगला वाला पार्टिकल क्या करने शुरू हो जाएंगे, ऑसिलेट। फिर वो रेस्ट पे आ जाएंगे, अगले वाले ऑसिलेट, जिसके कारण वेव किधर जा रही है, आगे की तरफ। वहीं बच्चे अगर आप इस तरह करना शुरू कर दो तो ऐसी वेव बनेगी, जिसमें देखो ये जो पहले तो रस्सी यहां पे थी ना, ये डॉटेड लाइन स्ट्रिंग बता रही है नॉर्मल, जब नॉर्मल थी आप इसको नहीं हिला रहे थे। ठीक है। जब आपने हिलाना शुरू कर दिया इसको, तो ये वाला पार्टिकल जो है ये यहां पहुंच गया ऑसिलेट करते, ये वाला यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पे है, ये वाला यहां पे है, ये वाला मीन पोजीशन पे है, ये नीचे है, ये यहां पे है, ये यहां पे है, ये यहां पे। सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और हमें वेव दिखाई दे रही है, जिसमें बेसिकली हो क्या रहा है, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। ठीक है। ये वेव अभी ऊपर है, अगली बार ये कहां चले जाएगी, नीचे, क्योंकि ये पार्टिकल अपनी क्या करेंगे, पीरियोडिक मोशन में है ना, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी कहां जाएंगे, नीचे। क्लियर हो गया ये चीज, समझ लग गई। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए मैकेनिकल वेव को ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। तो मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
ठीक है, जो चाहिए मैकेनिकल वेव को, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि जो मीडियम हो ना वो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो, इलास्टिक मीडियम होना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन ये है, हमने क्या बोला था कि जब वेव ट्रेवल करती है तो पार्टिकल्स जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से दोबारा मीन आएगा, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन। तो अगर उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या वो मीन से एक्सट्रीम जाके वापस आएगा? आएगा ही नहीं। एक इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण ही स्प्रिंग जो है खींचने के बाद कहां आता है? वापस आता है। अगर वो इलास्टिक ना हो तो क्या वो वापस आएगा? तो ऐसे ही मीडियम के पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि मीडियम क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मीडियम शुड बी इलास्टिक so that particle always return to mean position during oscillation। क्लियर हो गया ये चीज? समझ लग गई? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड क्या होएगा? इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली क्या है? मास। मास होना चाहिए इनर्शिया। क्यों? क्योंकि अगर इनर्शिया होगा तभी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। इनर्शिया इज रिलेटेड टू क्या है? मास। ठीक है, और मास होगा तभी कौन ट्रांसफर होगा? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी। नहीं तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होनी, वेव कैसे आगे चले जाएगी? ठीक है, तो मीडियम का इनर्शिया होना चाहिए। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज लेस फ्रिक्शन। लेस फ्रिक्शन का मतलब क्या है? अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो वो करता ही रहे, तभी वेव चलती जाएगी। अगर फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी लॉस होगी, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर पहला पार्टिकल रुक गया तो टाइम के साथ साथ दूसरा भी रुक जाएगा, तीसरा भी रुक जाएगा, चौथा भी रुक जाएगा, और सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। फ्रिक्शन कम होगी तो एनर्जी लॉस कम होगा और वेव जो है वो चलती जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? समझ लग गई? तो ये तीन है, आपको पता होने चाहिए। इन तीनों पे डिपेंड करता है मीडियम। अब उसके बाद बच्चों ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, आपसे ये पूछा जाता है ये किन में ट्रेवल करती है? तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव में क्या बनता है? देखो, ट्रांसवर्स वेव में इस तरह वेव ट्रेवल करती है, क्रस्ट बनता है, कभी क्या बनता है? ट्रफ, कभी क्रस्ट, कभी क्या बनता है? ट्रफ। तो मीडियम की शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कभी क्रस्ट, कभी क्या बन रहा है? ट्रफ। कभी मीडियम में क्रस्ट बन रहा है, कभी क्या बन रहा है? ट्रफ, है ना? तो मीडियम की शेप चेंज हो रही है। तो शेप चेंज होने का मतलब उस पर कौन सी स्ट्रेस लग रही है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या करती थी? शेप चेंज करती थी। अब सिर्फ सॉलिड है जो टेंजेंशियल स्ट्रेस को सह सकते हैं, लिक्विड या गैसेस टेंजेंशियल स्ट्रेस को सह नहीं सकते, क्योंकि उनकी शेप चेंज ही नहीं होती। या शेप चेंज का मतलब अगर उन पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाई वो वैसे ही हो जाएंगे, बस उन्होंने वापस आना ही नहीं वैसे। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांसवर्सल वेव सिर्फ किसमें होती हैं? सॉलिड्स, या हम स्ट्रिंग बोल देते हैं, रस्सियों में होती हैं, बट नॉट इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में एयर भी आ जाएगी, अपनी गैसेस भी आ जाएंगी और लिक्विड भी आ जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं होती है मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसवर्सल वेव में मीडियम का शेप चेंज होती है, मतलब मीडियम पे कौन सी स्ट्रेस लगती है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। एंड ओनली सॉलिड कैन विथस्टैंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। लिक्विड एंड गैसेस वो टेंजेंशियल स्ट्रेस विथस्टैंड नहीं कर पाते। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, बस कई जगह कंप्रेशन हो रहा है, कई जगह क्या हो रहा है? रेयर फ्रिक्शन। तो ये तीनों में हो सकते हैं। ठीक है, कंप्रेशन, जो कंप्रेशन है वो सॉलिड भी हो जाते हैं और फ्लूइड्स भी हो जाते हैं। तो ये सॉलिड एंड फ्लूइड्स, ये सारे मीडियम चलेंगे, बट ट्रांसवर्सल के लिए फ्लूइड्स नहीं चलते। तो ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर होगी ये चीज? नोट करिए। देखो, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ वेव, कि वेव कितनी वेलोसिटी के साथ आगे ट्रेवल करती है। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि वेव चलती है पार्टिकल के वाइब्रेशन से। ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट होता है जिसके कारण क्या होता है? वेव आगे की तरफ चलती है। अब सबसे पहले कुछ सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है? दिस इज एम्पलीट्यूड,
कि मैक्सिमम पार्टिकल कितना क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना। एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक का डिस्टेंस पार्टिकल ऐसे कर रहा है, ऑसिलेट। तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ डिस्टेंस उनका, है ना। या हम बोल सकते हैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एक कंप्लीट वेव की लेंथ, कंप्लीट वेव कहां बनी, यहां से लेके यहां, इतना तो पता है ना हमें। वेवलेंथ ऐसे भी निकल जाती है, देखो यहां सेंटर टू सेंटर, ये भी वेवलेंथ ही है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। ऐसे ही दिस यहां से लेके यहां तक, ये भी क्या है, वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच में, सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया ये चीज। अब उसके बाद बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट वेव होने को कितना टाइम लगा, मतलब वेव को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। शुरू तो वेव यहां से हुई ना, ये वाला पार्टिकल पहले ऊपर गया होगा, फिर ये पार्टिकल नीचे आया होगा, नीचे आया होगा, नीचे आया होगा, जिसके कारण अगले पार्ट, देखो होता क्या है, दोबारा सुन लो। स्टार्टिंग का पार्टिकल यहां पे है, सबसे पहले ये वाइब्रेट करेगा, ये यहां पहुंचेगा, ये रेस्ट पे है। फिर जब ये ऊपर जब वाइब्रेट करने लगा तो अगले वाले को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जिससे ये भी वाइब्रेट हो जाएगा। ये ऊपर पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। बेसिकली वाइब्रेशन जो है ना वो ऐसे चलती है। देखो सबसे पहले जो है, ये मान लो बहुत सारे पार्टिकल, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, आगे काम आए। अभी सारे रेस्ट पे है। सबसे पहले वाइब्रेशन फर्स्ट पार्टिकल ने शुरू की, ये यहां पहुंच गया, इसने वेव आगे ट्रांसफर कर दी। उस टाइम पे ये यहां पहुंच गया, ये आगे जा रहा है, ये हमेशा आगे होगा। फिर इसने आगे ट्रांसफर कर दी, ये यहां पहुंच जाएगा। इसने आगे ट्रांसफर कर दी, ये यहां पहुंच जाएगा। इसने आगे ट्रांसफर कर दी, ये यहां पहुंच जाएगा। अभी ये वाला जो है ये रेस्ट पे ही है। तो वेव ऐसे चल रही है। फिर क्या होएगा अगले स्टेप में, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये वाला पार्टिकल जो है यहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये वाला पार्टिकल टॉप पे पहुंच जाएगा, ये उससे थोड़ा कम होगा, ये उससे थोड़ा कम होगा, ये उससे थोड़ा कम। तो अब वेव ऐसे होगी, धीरे धीरे वेव क्या होनी शुरू हो रही है, नीचे की तरफ आनी शुरू हो रही है ना। ये पार्टिकल और नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ गया। ये वाला पार्टिकल, जो अगला पार्टिकल ऊपर टॉप पे पहुंच गया था, अब वो थोड़ा नीचे आ गया। ये वाला अब टॉप पे पहुंच गया, ये उससे कम है, ये उससे कम है। अब वेव कैसे बन रही है, इस तरह। तो वेव जब प्रोपोगेट करती है तो पहला पार्टिकल सबसे पहले वाइब्रेट करेगा, फिर वो जो है आगे वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगा, जिससे अगले पार्टिकल भी वाइब्रेट होने शुरू हो जाए। क्लियर हो गया। और ये जो जितने भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ये सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होएगा, सेम। सभी का टाइम पीरियड क्या होएगा, सेम। मतलब सभी यहां से नीचे और यहां से यहां सेम टाइम लेंगे। अगर ये वाला पार्टिकल ऊपर 2 सेकंड में जा रहा है तो इसको भी ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। मेन पोजीशन से यहां जाने में इसको भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। पर ये आगे पीछे होंगे ना, क्योंकि सबसे पहले ये निकल चुका है, ये इसने निकलना है। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस जरूर रहेगा। ये मैक्सिमम पे पहुंचा है, ये अभी बीच में ही होगा। तो वेव ने हर एक पार्टिकल सबसे पहले सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, टाइम पीरियड सेम होता है, पर आपस में उनके बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस। कोई मैक्सिमम पे होगा, कोई उस टाइम पे क्या होगा, मिनिमम पे होगा। जैसे यहां पे देखो, ये वाला यहां पे है और ये वाला टॉप पे, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया ना। ठीक है। तो अब वेव वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होती है वेलोसिटी। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है वेलोसिटी उधर ही होगी। अगर वेव इस तरफ जा रही है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी। निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया वेलोसिटी वेव में, लैम्डा। कितने टाइम में, कैपिटल टी, टाइम पीरियड ही बोलते हैं उसको। यहां से लेके वेव को यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया, लैम्डा, तो लैम्डा बाय कैपिटल टी। उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t। 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। एफ लिख दो या न्यू लिख दो। तो दिस इज द फॉर्मूला वेलोसिटी निकालने का, वेव की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। नोट कर देखिए। अब नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव। जो वेव चलती है ना उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव।
फिर उसके बाद है प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव वो होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबे करते हैं। वाइब्रेट तो करते हैं, टू एंड फ्रो तो करते ही हैं, पर एसएचएम को ओबे करें। एसएचएम क्या था? जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑसिलेशन में करके आए। दैट वेव इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। वेव प्रोग्रेसिव कौन सी? जो चलेगी और जिसमें पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो कौन से मोशन को ओबे करे? एसएचएम। ठीक है, तो यही लिखा है, इफ ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन वर्ड आ गया, मतलब कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव। थ्रू अ मीडियम the particle of medium vibrates simple harmonically about their mean position. Particle vibrate कर रहे हैं SHM के according, then the wave is called plane progressive harmonic wave. अब आपने इसी वेव की डिस्प्लेसमेंट रिलेशन लिखना है कि अगर आपको वेव की डिस्प्लेसमेंट बोल दी कि बताओ कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई वेव की, तो उसके लिए आपको एक रिलेशन चाहिए। अब वो रिलेशन ढंग से समझना। देखो हमारे पास यहाँ पे मैंने एक वेव कंसिडर करी है, एक वेव है जो चल रही है आगे की तरफ, कितनी वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। a इसका एम्पलीट्यूड। हमने ये माना कि जब टाइम 0 था, पार्टिकल जो ओरिजिन पे था, पार्टिकल एट ओरिजिन इज पासिंग थ्रू मीन पोजीशन। देखो वेव तो यहां से शुरू होनी है, सबसे पहले पार्टिकल से। वो पार्टिकल कहां पे है? वो पार्टिकल है हमारा ओरिजिन पे। और हमने ये मान लिया, देखो वेव शुरू करते वक्त ये पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू होगा, और मैंने ये माना कि जब टाइम 0 है, मतलब हमने टाइम शुरू किया, उस टाइम पे जो पहला पार्टिकल है वो कौन सी पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे। उसके बाद वो क्या करना शुरू कर देगा? वाइब्रेट। अब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो पहले पार्टिकल की आप डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखो? हमने एक तो ये बोल दिया कि जो पार्टिकल है वो किस मोशन को ओबे करेगा? एसएचएम। दूसरा हमने ये बोल दिया कि इनिशियली पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे। तो जरा याद करो एसएचएम की इक्वेशन, जब पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पे होता था, ए साइन ओमेगा टी, तो यहां पे आएगा ए साइन ओमेगा टी। तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये किसकी डिस्प्लेसमेंट है बच्चों? ये पहले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। हमें चाहिए वेव की डिस्प्लेसमेंट। वेव की डिस्प्लेसमेंट पता कैसे निकलती है? जब आप हर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बता सकते। पर ये वाली इक्वेशन तो सिर्फ किसकी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है? पहले वाले की। अब मान लो कि वेव मैंने किसी पी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देखनी है, पार्टिकल वेव की डिस्प्लेसमेंट देखनी है पी पॉइंट पे, तो उसके लिए देखो अब ये जो पी वाला पार्टिकल है इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी है? y। किसी t टाइम पे जो ये p वाला पार्टिकल है इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट है? y। ये कितनी दूरी पे है? x पे। तो अब ये कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन से निकल सकता है। ये तो किसकी इक्वेशन है? ये तो पहले पार्टिकल की इक्वेशन। अगर आप इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो जो इस टाइम पे यहां पे है, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये वैलिड ही नहीं होगा। अब इसी को सीखो कि कैसे मैं इस इक्वेशन से पहले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट से ये p वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बताओ। उसके लिए एक छोटा सा पहले एनालॉजी समझो आप लोग। देखो सिंपल सी है, एग्जांपल से समझना, फिर बड़े आराम से हो जाएगा। वही सेम बच्चों की हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट होना शुरू हुआ, तो जैसे एनर्जी इसको मिली ये वाइब्रेट हो रहा है। मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। जब टाइम मैंने बोला 1 सेकेंड, तो इसने ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर दी 2 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड है इसने डिस्प्लेसमेंट कर दी 4 मीटर। जब टाइम 3 सेकेंड है इसने डिस्प्लेसमेंट कर दी 6 मीटर। मैंने सिर्फ इसी का डाटा दिया, बाकियों का नहीं। अब इस तरफ वेव ट्रांसफर होगी तो ये भी पार्टिकल क्या करना शुरू हो जाएगा? मूव करना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये वाला पार्टिकल 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगा? 1 सेकेंड ही लगाएगा। यहां से 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगा? 1 सेकेंड। क्योंकि मैंने क्या बोला था, हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होता है? सेम। हर एक का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब हर एक पार्टिकल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर पहला पार्टिकल 2 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर रहा है मीन पोजीशन से, तो ये भी अपनी मीन पोजीशन से 2 मीटर कितने टाइम पे कवर करेगा? 1 सेकेंड।
क्लियर हो गया ये चीज? अब ध्यान से समझना, वेव किधर ट्रेवल होती जाएगी? आगे की तरफ। ये यहां पे हो गया, ये यहां पे हो गया, ये यहां पे हो गया, ये यहां पे, ये वाला पार्टिकल हो गया, ये चीज ऐसे वेव चल रही। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपको बोलूं मुझे ये बताओ, वेव इस तरफ जा रही है, वेव इस तरफ जा रही है, एनर्जी को आगे पहुंचते पहुंचते इस वाले पार्टिकल तक पहुंचते पहुंचते मैंने बोला टाइम लग गया 8 सेकेंड। यहां से आगे भी तो ट्रांसफर होना है, पहला मूव करना शुरू हुआ, उसने ट्रांसफर की एनर्जी, फिर दूसरा मूव किया, ट्रांसफर की, तीसरा मूव किया, ट्रांसफर की। ये वाले पार्टिकल तक पहुंचने के लिए टाइम तो लगेगा ना, तो मान लो 8 सेकेंड लग गए यहां तक पहुंचने के लिए। और मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ, अब जो ये नेक्स्ट पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब टाइम 10 सेकेंड हो जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये बताओ। टाइम शुरू कहां से हुआ था? जब ये पार्टिकल कहां पे था? 0 पे। जब टाइम 10 सेकेंड हो गए, आपसे मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी, बताओ कितनी हो? सोचो। टाइम 0 पे कुछ नहीं स्टार्ट हुआ था, ये भी किस पे था? रेस्ट पे था। जैसे टाइम बीतना हुआ शुरू, ये पार्टिकल मूव करना शुरू हो गया, अगले भी मूव करने शुरू हो गए। जब हमारे घड़ी में 10 सेकंड हो गए तो मुझे ये बताओ ये कितना ऊपर चला गया होगा? तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर 10 सेकंड हुए हैं तो इसको वाइब्रेट करने के लिए कितना टाइम मिला? 10 सेकंड टोटल टाइम बोला मैंने, इसको वाइब्रेट करने के लिए कितना टाइम मिला? टोटल यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा? 8 सेकंड तो आने के लिए लग गया। वेव आगे आएगी तभी ये वाइब्रेट होगा, अपने आप तो हो नहीं जाएगा। वेव को आने के लिए कितना टाइम लग गया? 1 सेकंड। और मैंने आपको कितने पे डिस्प्लेसमेंट पूछी है? 10 सेकंड। तो इसको वाइब्रेट करने के लिए कितना टाइम मिला? 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए ये वाइब्रेट हुआ। कितना वाइब्रेट हो जाएगा? जितना पहला पार्टिकल 2 सेकंड्स के लिए हुआ। तो मैंने तो 10 सेकंड में पूछा, पर आंसर मेरा पहले के रेफरेंस से निकला कितने टाइम पे? 2 सेकंड। कैसे निकला देखो, मैंने बोला, ध्यान से समझना, यही रिलेशन है बस। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इस वाले पार्टिकल को बी लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी पार्टिकल कैसे निकली? डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसके? ए वाला पार्टिकल जो कहां पे था? ओरिजिन पे था। एट कौन से टाइम पे? एट टाइम टी इक्वल टू टोटल टाइम माइनस जितना यहां से यहां आने के लिए लगा। तो मतलब ये बी वाले पार्टिकल की 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट ए वाले पार्टिकल की इक्वल होगी, पर कौन से टाइम पे? जब टाइम ए का कितना होगा? 2। समझ लगी ये चीज? दोबारा समझो, हमने बी वाले की 10th सेकेंड पे पूछी थी, और डिस्प्लेसमेंट पता किसकी है आपको? ए वाले की, जो मेन अपना स्टार्टिंग में था, रेफरेंस में काम हो रहा है। तो जो बी वाला पार्टिकल 10 सेकंड में पूछा है, तो 10 सेकंड के लिए बी को मिला कितना टाइम? 8 सेकंड। तो वेव को आने के लिए लग गया यहां तक, यहां से यहां तक वेव को आने के लिए 8 सेकंड लग गया। बचा कितना टाइम? 2 सेकंड। तो ये पार्टिकल सिर्फ 2 सेकंड के लिए वाइब्रेट हुआ, और 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना पहले वाला कर गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एट 10 सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एट टोटल में से ट्रेवलिंग वाला टाइम क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कितना आ गया? 2 सेकंड। तो मैंने देखो बी की डिस्प्लेसमेंट निकाल दी विद रेफरेंस टू ए। इक्वेशन ए की यूज होगी और निकली डिस्प्लेसमेंट किसकी? बी की। बस टाइम का थोड़ा देखना पड़ा। अगर बी की आपने 10 सेकंड में पूछी है तो वो ए के कौन से सेकंड वाली आई? 2 सेकंड। इतनी चीज क्लियर होगी। अब इसी रेफरेंस से आपको यह समझाऊंगा। तो अब देखिए, अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टी एट एनी इंस्टेंट टी। किसी टाइम टी पे ये वाले पार्टिकल की आपने क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी। इक्वेशन तो है नहीं। इक्वेशन किसकी है हमारे पास? इक्वेशन हमारे पास ओरिजिन वाले पार्टिकल की है, कि आप ओरिजिन वाले पार्टिकल की किसी भी टाइम पे क्या निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, यहां से यहां तक आने के लिए वेव को आगे आएगी, वेव ने यहां से शुरू होना ना, वेव आगे आएगी। जब यहां पहुंचेगी वेव, उसके बाद वाइब्रेशन शुरू होगी ना, तो वेव को यहां से यहां तक आने के लिए
कितना टाइम लगेगा? यहां से P तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ मुझे? टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x बाय वेव इज, कितना टाइम होगा? वेव ने कितना डिस्टेंस कवर करना है? x, तो कितना टाइम हो गया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस x है, वेलोसिटी कितनी है? v। तो इतना टाइम लग रहा है वेव को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। अब ध्यान से समझना, इतना टाइम तो इसको लग रहा है यहां से यहां तक आने के लिए। अब मैं ये लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट p एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन O एट टाइम, कितने टाइम पे? जो एनालॉजी समझाई थी उसके अकॉर्डिंग। आपको टी टाइम पे पूछा है, टी टाइम तो उसको ट्रेवल के लिए मिला ही नहीं, उसको कितना टाइम मिला है ट्रेवल करने के लिए? टी टाइम में से ये वाला टाइम क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर मैंने उसको बोला है 10 सेकंड, तो 8 सेकंड तो वेव को आने के लिए लगा था, और उसको ट्रेवल करने के लिए कितना लगा? 2 सेकंड। जितना ये 2 सेकंड में करेगा उतना ही कौन 2 सेकंड में करेगा? पहला वाला पार्टिकल 2 सेकंड में करेगा। तो मैं बोल ही सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो p पे है एट एनी टाइम t, वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन एट टाइम या इन टाइम, कितने टाइम में? t माइनस v बाय x बाय v। ओरिजिन वाला जितना इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करेगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा? हमारा ये p पार्टिकल करेगा, कितने टाइम में? t टाइम में। घड़ी तो चल चुकी है ना, क्योंकि बेशक उसको टाइम मूव करने के लिए इतना मिला, घड़ी तो हमारी चल पड़ी है। ये एनालॉजी से ज्यादा क्लियर हो जाती, इसलिए वो समझाया पहले कि वो बीच का टाइम आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जितना टाइम इसको मिला वाइब्रेट होने के लिए उतना ही टाइम उसका ले लो आप, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो फिर क्या होएगा? सेम ही होगा। क्लियर हुआ ये चीज? बस टाइम वो लेना। अब तो मैं यूज कर सकता हूं ना इक्वेशन। अब मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट पहले वाले की इक्वेशन से यूज कर लूंगा। वो कैसे? देखो, अब मैं इक्वेशन में t को रिप्लेस कर दूंगा t माइनस एक्स बाय वी से। क्या थी इक्वेशन? a साइन ओमेगा, t को रिप्लेस कर दूंगा t माइनस एक्स बाय वी, तो बन गई इक्वेशन a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स वी। अब देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन आई है, ये डिस्प्लेसमेंट की आई है, ये किस किस पे डिपेंड कर रही है? ये t पे डिपेंड कर रही है, और ये किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्यों? देखो ध्यान से, एक तो इसमें x आ रहा है, एक इसमें t आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं मुझे उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पे है, तो पहले तो आप x को कितना फिक्स कर दोगे? 10 मीटर फिक्स करते ही आप ओरिजिन से कहां पहुंच गए? उस पार्टिकल तक पहुंच गए। उसके बाद ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा। अगर उसने बोला 2 सेकंड पे, तो क्या पता ये 2 पे यहां होगा, आपको वो डिस्प्लेसमेंट मिल गई। 3 पे पूछा, 3 पे यहां होगा। पहले आपको वो फिक्स करना पड़ा ना x, कि आपने कौन से पार्टिकल की देखनी। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग तो आपको पता लग ही जाएगा। इसीलिए ये बनी आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, क्योंकि अब आप अपनी वेव में किसी भी पार्टिकल की क्या देख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो, क्योंकि इसमें x आ रहा है। x को फिक्स कर दो, आप उस पार्टिकल के पास पहुंच जाओगे, और टाइम को वेरी करते जाओ तो वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दिखती जाएगी, क्योंकि वो ऊपर नीचे ऐसे घूमता रहेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ऐसी फॉर्म चलनी है इसकी। देखो अब यहाँ पे ओमेगा किसके इक्वल होता है? चलो अभी इसको रहने देते हैं, इसको ओमेगा ही रखते हैं। यहाँ पे चलते हैं ओमेगा बाय वी की जगह, मतलब ये स्टेप रहने दो, अभी यहाँ पे देखते हैं। अब यहां पे देखो ओमेगा बाय वी जो है, ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाय टी के इक्वल होता है। क्लियर हो गया ये चीज? उसके बाद वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी कैसे निकलेगा? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होता है? लैम्डा। कितना टाइम लगता है इसको कवर करने के लिए? टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो क्या वेलोसिटी लिख सकते हो आप? लैम्डा बाय कैपिटल टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां मैं वेलोसिटी की जगह लिखने लगा हूं लैम्डा बाय कैपिटल टी। टी ऊपर चला जाएगा,
ये t से t कैंसिल, क्या आ गया 2 पाई बाई लैम्डा। इसको एक नया नाम दे दिया k और इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई बच्चों, यहां पे लिख देता हूं, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब इसकी और भी वेरियस फॉर्म है, वो करते हैं, पहले इसको नोट करो। अब नेक्स्ट देखो फॉर्म इसकी, a sin, यहां पे ओमेगा को वही सेम 2 पाई बाय कैपिटल टी माइनस के को 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। ठीक है। यहां से अब a sin 2 पाई कॉमन निकाल रहा हूं, एक लैम्डा कॉमन निकाल रहा हूं। अब इसके पास नीचे लैम्डा नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे वाला कॉमन निकल आएगा, ऊपर वाला ऐसे रह गया, साथ में टी और नीचे कैपिटल टी माइनस, यहां से ये पूरा निकल गया, यहां पे क्या आ गया x। अब उसके बाद a sin 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा बाय टी क्या होता है? लैम्डा इज डिस्टेंस, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या था? वेलोसिटी। तो vt माइनस x। तो एक आपके पास ये वाली, ठीक है, नोट करिए। देखिए, अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो इक्वेशन होगी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब ओमेगा टी और के एक्स के साइन ऑपोजिट होंगे। ठीक है। अगर वही आपकी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो इनके साइन क्या आएंगे? बिल्कुल सेम। उसके बाद अगर बाई चांस, हमने देखो स्टार्टिंग में जब ये डिराइव किया था, हमने ये मानना था कि हमारा जो पार्टिकल ओरिजिन पे है वो उस टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे कौन सी पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे। क्या पता वो स्टार्टिंग पे मीन पे ना हो, वो किसी डिस्टेंस पे हो, तो उस केस में आपको यहां पे एक एक्स्ट्रा साथ में क्या लगाना पड़ेगा? फाई नॉट, जो इनिशियल फेज बताएगा कि भी पार्टिकल टाइम 0 पे ओरिजिन पे नहीं था, वो किसी फेज पे था, मतलब ऊपर था या नीचे था। तो ये कंप्लीट इक्वेशन बन गई जिसमें a आपको एम्पलीट्यूड बताएगा वेव का, ये पूरा फेज हो गया, और ये जो है फाई नॉट, ये क्या हो गया? इनिशियल फेज, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k क्या था हमारा? प्रोपोगेशन कॉस्ट। क्लियर हो गया ये चीज, समझ लग गई? ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट है फेज चेंज। अब टाइम के साथ आपको पता है पार्टिकल का फेज चेंज होता जाएगा, कभी ऊपर होगा, कभी क्या होएगा? नीचे। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि टाइम के साथ जो फेज है वो कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले फेज चेंज विद टाइम एट कांस्टेंट पोजीशन। पोजीशन मैंने क्या कर दी है? कांस्टेंट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का हम फेज चेंज देख रहे हैं, मैंने एक्स फिक्स कर दिया ना। एक्स फिक्स का मतलब क्या है कि एक पॉइंट फिक्स कर दिया, उसी पॉइंट का हम क्या देख रहे हैं? फेज चेंज देख रहे हैं विद टाइम। तो करेंगे क्या? पहले तो बताओ फेज क्या आया था? ओमेगा टी माइनस के एक्स। फाई नॉट रहने देते हैं, मान लेते हैं इनिशियली वो क्या था? ओरिजिन पे। तो इसका फेज चेंज मतलब डी फाई बाय डी टी या डेल फाई बाय डेल टी। एक्स क्या है हमारा इस केस में? कांस्टेंट, क्योंकि पोजीशन क्या है? कांस्टेंट। क्या आंसर आएगा? ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? ओमेगा। के एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो फेज चेंज विद टाइम क्या आ जाएगा? तो अगर आपको कभी ये बोला ना t1 सेकेंड और t2 सेकेंड, इन टाइम के बीच में फेज कितना चेंज हुआ, तो आपने ये फॉर्मूला लगा कि पार्टिकल का टाइम चेंज के साथ कितना फेज चेंज होता है, ये हो गया। अब ऐसे ही बच्चों हम अब करेंगे फेज चेंज विद पोजीशन। पोजीशन के साथ फेज चेंज देखेंगे एट कांस्टेंट टाइम। अब इसका क्या मतलब है? देखो, एक वेव थी, ऐसे ट्रेवल कर रही थी, टाइम के साथ ये वेव ऊपर नीचे होती जाएगी, कभी ऊपर है कभी क्या है? नीचे। कांस्टेंट टाइम का मतलब मैंने टाइम क्या कर दिया? फिक्स। टाइम फिक्स का मतलब वेव क्या हो गई? रुक गई। अब वो ऊपर नीचे नहीं जा रही, वो वहीं पे रुक गई। अब देखो, जो पार्टिकल यहां पे है, इस पोजीशन पे है, और जो पार्टिकल इस पोजीशन पे है, ये आ गया पोजीशन का डिफरेंस। इन दोनों पार्टिकल का फेज चेंज है ना, एक ऊपर और एक क्या है? नीचे। टाइम फिक्स कर दिया। टाइम फिक्स का मतलब क्या है कि आपने वेव रोक दी है, अब वो वेव ऊपर नीचे नहीं जा रही, पर पोजीशन के साथ तो फेज चेंज हो रहा है ना। तो अब पोजीशन के साथ क्वेश्चन आ जाते हैं, कल न्यूमेरिकल करेंगे कि अगर वेव का पोजीशन मतलब बोलेगा कि अगर आप 2 मीटर से 3 मीटर जा रहे हो तो 2 मीटर वाले पार्टिकल और 3 मीटर वाले पार्टिकल में कितना फेज चेंज, मतलब डिस्टेंस के साथ कितना फेज चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए फाई की डिफरेंशिएशन किसके साथ कर दोगे?
एक्स के साथ, तो ओमेगा टी 0 हो गया और के एक्स की क्या आ गई माइनस के, तो यहां पे डेल फाई किसके इक्वल आ गया माइनस के डेल एक्स। मैग्नीट्यूड देखना है तो माइनस को आप अवॉइड भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये बता रहा है फेज चेंज विद टाइम एंड दिस इज फेज चेंज विद पोजीशन। नोट करिए। अब यहां पे देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल का फेज चेंज बताइए, पार्टिकल एट ओरिजिन एंड पार्टिकल एट ए, इनके बीच का फेज चेंज, तो कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है पेपर में ये, आपने डेल फाई निकालना है, के माइनस के किसके इक्वल होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल एक्स का मतलब चेंज इन पोजीशन, यहां से लेके यहां तक कितनी पोजीशन में चेंज आया, कितना डिस्टेंस होता है यहां से लेके यहां तक का, कितना होता है लैम्डा, तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ गया लैम्डा, ये कैंसिल, डेल फाई कितना आ गया माइनस 2 पाई, तो 2 पाई का फेज चेंज है। माइनस का मतलब क्या है, फाइनल वाला लैग कर रहा है और इनिशियल वाला क्या कर रहा है लीड, फाइनल माइनस इनिशियल है, फाइनल कम है और इनिशियल क्या है ज्यादा, तभी आंसर माइनस में आया। ठीक है, तो इसका मतलब लैगिंग हो रही है, ये वाला लैग कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? अब एक छोटा सा टॉपिक है पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें, अब इक्वेशन उठाते हैं फिर वही y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चे y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, अगर आपने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है तो कैसे निकलेगी, वेलोसिटी कैसे निकलती है dy बाय dt। अगर आपने किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है तो आपको इनमें से किस चीज को कांस्टेंट करना पड़ेगा, बताइए, टाइम कांस्टेंट करना पड़ेगा या x? वेव में पार्टिकल सिलेक्ट करना है ना, वेव में तो बहुत सारे पार्टिकल, आपने किस वाले पार्टिकल को सिलेक्ट करना है उसके लिए किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। ये देखो ना, ये वेव है, मैं आपको बोलूं मुझे इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, अपनी इक्वेशन में ये वाला पार्टिकल कैसे लेके आओगे, जब x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, आपको वो पार्टिकल फिक्स करना पड़ेगा। जब भी आप किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करोगे ना तो आपको x में उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पार्टिकल वेलोसिटी में x क्या हो जाएगा, x इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल, x इज कांस्टेंट, तभी पार्टिकल सिलेक्ट होगा ना। अब पार्टिकल में x कांस्टेंट हो गया, अब आपने करनी है वेलोसिटी के लिए dy बाय dt, क्या आएगा a एस एच साइन की cos एंगल ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसके बाद क्या होता है एंगल की डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा ओमेगा, के एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 0, क्योंकि x तो क्या है कांस्टेंट। ये चीज क्लियर हुई, x क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने एक पार्टिकल सिलेक्ट किया है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे ना, इसलिए x कांस्टेंट है। तो ये बन गया ओमेगा ए cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये SHM नहीं बन रहा, SHM में भी तो यही था, y इज a sin ओमेगा टी, बस एक kx ही साथ में आया, और v क्या बन गया ओमेगा ए cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। कितना लीड करेगी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से, आप लिख सकते हैं इसको ओमेगा ए sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90। वेव्स के लिए ऑसिलेशन का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिख सकते हो ना cos को sin में पाई बाय 2 ऐड करके sin 90 प्लस थीटा इज cos, तो वेलोसिटी लीड कर रही है कि नहीं, वेलोसिटी लीड डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2। एंड व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, एम्पलीट्यूड को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, कितनी आ गई ओमेगा इंटू ए, एसएचएम में भी तो यही थी ओमेगा इंटू ए। क्लियर हो गया? दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी नॉट द वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी अलग होगी, पार्टिकल की ऑसिलेशन की वेलोसिटी क्या होगी अलग होगी। अब मैं अगर बोलूं मुझे, आपको मैं जनरली एक इक्वेशन दे दूं, ये y इज इक्वल टू 20 साइन, मैंने इक्वेशन जनरली दे दी 30t माइनस 5x, मैं आपको बोल दूं मुझे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए और वेव की वेलोसिटी चाहिए, पार्टिकल की तो आराम से निकल जाएगी मैक्सिमम, कैसे ओमेगा इंटू ए, ओमेगा कितना है इक्वेशन में 30, ए कितना है 20, 30 इंटू 20 किया 600, वेव वेलोसिटी कैसे निकलेगी बताइए, वेव वेलोसिटी कैसे निकलेगी। देखो
अगर मैं ओमेगा बाय के करूं, ओमेगा बाय के की रेशियो निकालूं, ओमेगा किसके इक्वल है 2 पाई बाय कैपिटल टी, के किसके इक्वल है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कितना आ गया लैम्डा बाय टी, ये क्या होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर आपने वेव की निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला आ गया ओमेगा बाय के, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, साइन नहीं लेना, मैग्नीट्यूड जस्ट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है उसके लिए यू हैव द इक्वेशन, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर दोनों के साइन सेम है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का फॉर्मूला ये है बच्चों, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला ये है, मैक्सिमम निकालने के लिए यू हैव दिस ओमेगा इनटू ए। क्लियर हो गया ये चीज। अब करनी है एक्सेलरेशन, फिर होगी छुट्टी। देखिए अब करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी उठाइए, क्या आई थी वेलोसिटी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस या माइनस ए एक्स, ये था ना। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे डीवी बाय dt, ओमेगा ए कॉस की जगह माइनस साइन, माइनस आगे लगा दिया साइन एंगल ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू एंगल की डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि पार्टिकल की निकालनी है एक्सेलरेशन, एक्स को क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट, तो क्या बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगेन एसएचएम वाला ही है ये, माइनस को अंदर करना है आपने, तो क्या कर देते थे यहाँ पे, किसको ऐड करते थे 180 को, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन लीड डिस्प्लेसमेंट बाय पाई एंड लीड वेलोसिटी बाय पाई बाय 2, सेम डिट्टो चल रहा है वही काम। उसके बाद बात करें मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो वो कितनी आ गई ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर हो गया ये चीज। तो कल हम करेंगे पहले तो न्यूमेरिकल, दूसरा एक रिलेशन करना है पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। चलो।